सो टुडेज टॉपिक इज़ फोरियर सीरीज़। किसी भी फंक्शन को सीरीज़ एक्सपेंशन कैसे देनी है। फोरियर सीरीज़ क्या होती है? कोसाइन और साइन के टर्म्स में किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करना। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज़ पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, नाम से ही दिख रहा है पीरियोडिक, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है कि रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स जो खुद को रिपीट करे किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल कि वो रिपीट कर रहा है, बट हाउ विल एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। इसको मैथ्स की टर्म्स में हम कैसे प्रूव करेंगे कि वेदर दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट। हर फंक्शन का ग्राफ बनाना तो पॉसिबल नहीं है। सो मैथ्स के टर्म में हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। डेफिनेशन क्या है पीरियोडिक फंक्शन की? अ फंक्शन एफ एक्स which satisfies the relation f of x plus t is equal to f of x for all x. That means क्या रिलेशन है कि अगर हम x में कुछ इंक्रीमेंट कर दें इट विल रिमेन्स एज इट इज, बिल्कुल सेम रहना चाहिए वो फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे हमने फंक्शन कंसिडर किया साइन एक्स। अब साइन एक्स के बाद हम क्या होता है, साइन एक्स में अगर मैं एक्स में ऐड कर दूं 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। 2 पाई में फर्दर 2 पाई ऐड करें, साइन 4 पाई प्लस एक्स, अगेन साइन एक्स। साइन 6 पाई प्लस एक्स, अगेन साइन एक्स। सो दैट मीन्स साइन फंक्शन में जब मैंने एक्स में इंक्रीमेंट किया 2 पाई का, 4 पाई का, 6 पाई, 8 पाई, तो आंसर क्या आ रहा है? दिस इज ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स। तो दैट मीन्स हमारा जो साइन एक्स फंक्शन है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर गया, इस रिलेशन को। क्या रिलेशन था कि एक्स में कुछ टी इंक्रीमेंट किया तो वो सेम फंक्शन रहना चाहिए। तो साइन में कुछ इंक्रीमेंट किया एक्स में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अगेन इट इज इक्वल टू साइन एक्स। सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। और अगर वैसे भी हम साइन का ग्राफ देखें तो दैट इज अ वेव, और वेव आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स साइन एक्स जो है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिसिटी तो मिल गई, पीरियोडिक तो पता लग गया पीरियोडिक है, बट पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिक क्या था कि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट विल रिपीट। तो वो फिक्स्ड इंटरवल क्या है? वो फिक्स्ड इंटरवल देखो क्या है, इट विल रिपीट आफ्टर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। हर बार रिपीट हो रहा है, बट ये सारी तो पीरियोडिसिटी हो नहीं सकती। सो द पीरियोडिसिटी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर टी for which this relation holds is called the period of fx. In case of sine, the function repeat itself after at 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi. But which one is smallest positive? The smallest positive is 2 pi. That means sin x is a periodic function of periodicity 2 pi. इज दैट क्लियर? साइन एक्स जो है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन तो बन गया, और पीरियोडिसिटी क्या आ गई उसकी? 2 पाई। सो ये एक रिमार्क कह लो या एग्जाम्पल कह लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पीरियोडिक फंक्शंस। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारी की सारी पीरियोडिक होती हैं, बट देयर पीरियड्स आर डिफरेंट। साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक, ये जो 4 हैं, साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक, ये चारों पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं जिनका पीरियड 2 पाई होता है। बट tan और cot ये दो ऐसे पीरियोडिक फंक्शंस हैं जिनका पीरियड पाई होता है। क्या? 4 पीरियोडिक फंक्शंस जिनका पीरियड 2 पाई होता है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनका पीरियड पाई होता है। अब साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई होता है। व्हाट अबाउट साइन 2x? क्या उसका भी 2 पाई होगा? साइन 3x, साइन 4x? नॉट। सो नेक्स्ट रिमार्क इज दैट द फंक्शंस sin nx and cos nx are periodic with period 2 पाई/n। कि जो फंक्शंस हैं sin nx, sin nx and cos nx, ये दोनों के दोनों फंक्शंस पीरियोडिक तो हैं ही। their periodicity is 2 पाई/n। 2 पाई/n means, so we will calculate sin x, replace n by 1, periodicity is 2 पाई। sin 2x, replace n by 2, periodicity is pi. So that means sin x is a periodic function with period 2 पाई, but sin 2x is a periodic function with period pi. So similarly sin 3x periodicity 2 पाई/3 and sin 4x with periodicity 2 पाई/4, pi/2. So same as
cos nx. So our next remark is we are given with two functions fx and gx. हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक fx हो गया, एक gx हो गया. fx का टाइम पीरियड t1, gx का टाइम पीरियड t2. अब हमें दोनों फंक्शंस के इंडिविजुअली टाइम पीरियड्स पता हैं, बट अब हमें टाइम पीरियड बताना है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का. लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, हमने यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर दिया, ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स ए और बी कॉन्स्टेंट्स है. तो अब हमें इस लीनियर कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड निकालना है. इस लीनियर कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, जो एफ एक्स का टाइम पीरियड है और जो जी एक्स का टाइम पीरियड है, इन दोनों के टाइम पीरियड का एलसीएम. सो एफ एक्स का टाइम पीरियड क्या था, t1, जी एक्स का टाइम पीरियड t2. The time period of their linear combination is the LCM of T1 and T2. So this is the topic periodic functions. किसी भी फंक्शन को हम periodic function कैसे कहेंगे, कि उसका periodicity क्या होगी, हमें x के अगर periodic पता है तो nx पे कैसे निकाले जाएंगे, और their linear combination की periodicity क्या थी. ये सारे functions, ये सारे concepts हमारे यूज़ होंगे किसी भी function को फोरियर सीरीज एक्सपेंशन देने के लिए. सो इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, फोरियर सीरीज. सो फोरियर सीरीज इज व्हाट, वी आर गिवन विद अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल c1 to c2, एनी काइंड ऑफ इंटरवल. इट विल बी ऑफ द फॉर्म 0 to 4, 0 to 2 पाई, माइनस पाई टू पाई. वेदर किसी भी टाइप का इंटरवल हुआ तो विल टेक जनरल c1 to c2. वी हैव टू एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन द टर्म ऑफ सीरीज, इनफैक्ट फोरियर सीरीज. सो फोरियर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स. नेक्स्ट माई क्वेश्चन इज दैट कि हमने पीरियोडिसिटी क्यों पढ़ी, हमें फोरियर सीरीज को पढ़ने के लिए पीरियोडिक फंक्शंस क्यों पढ़ा. वो इसीलिए क्योंकि only a periodic functions can be expressed in the terms of Fourier series. So we have to find the Fourier expansion of a function fx. First of all, it should be periodic. तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, वो डिफाइंड है किसी एक इंटरवल में, तो उसकी फोरियर सीरीज क्या होगी. दिस इज जस्ट दिस फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स. सो ये हमारी सिंपल सी पीरियोडिसिटी फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा. तो फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गिवन विद अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल. वी हैव टू एक्सप्रेस it in the form of Fourier series. What we have to do, we have to apply this formula, and in this formula there a naught, a n, b n, these three are constants, and these constants are particularly called Fourier coefficients of fx. So ये constants randomly arbitrary constants नहीं है, these are Fourier coefficients of that function. तो Fourier coefficients की वैल्यू जो होगी that we have to find for each and every question. So in a particular question, if we are given with a function fx defined in a particular interval, first of all we have to find these Fourier coefficients. We have particular formulas for all these. तीनों के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, और वो फॉर्मूलेज भी हम डिराइव करेंगे. तो तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तीनों की वैल्यू कैलकुलेट होते ही हम ए नॉट, ए एन, बी एन की जगह उनकी वैल्यू डाल देंगे, कॉस एन एक्स, साइन एन एक्स एज इट इज. सो हम फंक्शन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, दीज आर कॉन्स्टेंट्स ए नॉट, ए एन, बी एन. वी आर लेफ्ट विद कॉस एंड साइन टर्म्स. सो हम उस फंक्शन को कॉस और साइन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे. सो उस फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस और साइन की टर्म्स में. उसकी सीरीज मिल गई है, दिस रिप्रेजेंट सीरीज in terms of cos and sin. This is called Fourier series of that function. अब a नॉट, a n, b n को डिराइव करना है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों को फर्दर क्वेश्चंस में सॉल्व करना है. सो इट विल नॉट टू ईजी, इतना आसान नहीं होगा इन फंक्शंस को कैलकुलेट करना. तो हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इंटीग्रेशन को ईजी बना देंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिमार्क. सो रिमार्क क्या है, टू डिटरमाइन ए नॉट, ए एन, बी एन
वी शैल नीड द फॉलोइंग रिजल्ट्स क्या है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस टू पाई सेम एज कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस टू पाई, दिस इंटीग्रेशन इज जीरो। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो हम साइन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस कोस आ जाएगा, उसमें लिमिट्स पुट कर देंगे अपर माइनस लोअर, सेम कोस को करेंगे तो साइन आ जाएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वी कैन सॉल्व इट। तो अब हम ये दो इंटीग्रेशन अगर कहीं हमें फोरियर सीरीज़ की डेरिवेशन में या क्वेश्चंस में दिख जाते हैं तो हम इसे वहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो सेम नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है सी टू सी प्लस टू पाई, ये इंटीग्रेशन भी जीरो होता है बट m इज नॉट इक्वल टू n, दैट मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स इसका इंटीग्रेशन भी जीरो नहीं होगा। ये जीरो कब होगा, साइन एक्स कॉस टू एक्स, ये साइन एक्स कॉस थ्री एक्स, दैट मीन्स यहाँ एक्स का कोफिशियंट और यहाँ एक्स का कोफिशियंट सेम नहीं होना चाहिए, m इज नॉट इक्वल टू n, तभी डिफाइन है। अगर m n के इक्वल हो गया दैट मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, विल नॉट टेक इट जीरो, विल सॉल्व इट, फिर हम इसे पूरा इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सेम कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन और साइन एम एक्स साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन जीरो होगा बट m इज नॉट इक्वल टू n, दैट मीन्स कॉस एक्स कॉस टू एक्स साइन एक्स साइन टू एक्स तो जीरो होगा बट कॉस एक्स आ गया तो वो कॉस स्क्वायर एक्स बन के उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये तो थे तीन फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रेशन वो पाई होता है, साइन स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रेशन भी पाई होता है बट n जीरो नहीं होना चाहिए। n जीरो के लिए हम इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करेंगे, n जीरो के लिए तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस n जीरो पे कॉस जीरो वन और वन का इंटीग्रेशन x सी प्लस टू पाई टू सी टू पाई आ जाएगा इसका, तो डैट मीन्स n इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज सेम साइन एन एक्स कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है सी टू सी प्लस टू पाई वो जीरो होता है, n इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमने नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रखा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता था, अगर हमें यहाँ पर निकालना होता था u डॉट वी डी एक्स, तो ये क्या होता था, हम दोनों में से एक फंक्शन को डिफाइन कर देते थे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइलेट की हेल्प से, फिर हम क्या करते थे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, हम यही करते थे अब तक। तो ये एक हमारा पर्टिकुलर केस है, ये जनरल रूल नहीं होता। जनरल रूल क्या होता है इंटीग्रेशन का, वो देखो। सो नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं प्रोडक्ट में, हमें उन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करना है। तो वही सबसे पहले तो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन करेंगे आइलेट की हेल्प से। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए अलजेब्राइक फंक्शंस हो गए, पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं उसके अंदर सारे, टी ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, ई एक्सपोनेंशियल हो गया। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग ही हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन कर देंगे। अब जैसे ही हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमारा रूल क्या है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का वन टाइम इंटीग्रेशन, वी वन मीन्स फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, माइनस यू डैश, यू का फर्स्ट डेरिवेटिव, वी टू, वी का सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन, वी डबल डैश प्लस के साथ डबल डेरिवेटिव थर्ड इंटीग्रेशन, फिर अगेन माइनस ट्रिपल डेरिवेटिव फोर टाइम इंटीग्रेशन अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये चलता रहेगा, वेर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड डैश डिनोट्स डिफरेंशिएशन, सफिक्सेस डिनोट्स इंटीग्रेशन। जो ऊपर डेरिवेटिव्स डैशेस डाल रहे हैं हम, डैशेस डिनोट्स करेंगे हमारे डिफरेंशिएशन को, और जो नीचे 1 2 3 4 सफिक्सेस डाल रहे हैं ये डिनोट करेंगे हमारे इंटीग्रेशन को। तो अब हमारा रूल क्या हो गया, u डॉट वी डी एक्स क्या हो गया, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव टू टाइम इंटीग्रेशन, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल इंटीग्रेशन, थ्री टाइम्स डेरिवेटिव फोर टाइम्स इंटीग्रेशन। एंड कीप इन माइंड साइन ऑल्टरनेटिव है, माइनस प्लस, तो ये याद करने का जस्ट तरीका। अब हम ये देखते हैं वो इसका पर्टिकुलर केस कैसे है।
वो इसका पर्टिकुलर केस कैसे है, वो ये 2 टर्म्स तक वैलिड है। फर्स्ट एज इट इज, u एज इट इज, v1 फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v2 v का डबल इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन और एक यहाँ इंटीग्रेशन। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस था अप टू 2 टर्म्स। अब द थिंग इज दैट कि ये वेनिश कब होगा, ये वेनिश भी हो सकता है। सपोज करो हमारा u एक अल्जेब्राइक फंक्शन है, u अल्जेब्राइक होने का मतलब u इज काइंड ऑफ x टू द पावर 4। अब फर्स्ट में वो x टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर क्यूब, कोफिशिएंट कुछ भी हो, x स्क्वायर हो जाएगा, सेम कोफिशिएंट डजंट मैटर, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 के बाद हम जब भी डेरिवेटिव करेंगे वो 0 रहेगा, तो वो उस 1 वाले स्टेप के बाद सारी टर्म्स वेनिश हो जाएंगी, तो वो 1 तक स्टॉप हो जाएगा। तो ये टर्म्स अपने आप स्टॉप हो जाएंगी। अदरवाइज वील यूज़ लेफ्ट एज आई, जो भी हम इंटीग्रेशन में करते थे सेम उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता था, मेन फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट इज साइन एन पाई 0 फॉर ऑल एन। साइन एन पाई 0 होता है। 0 होने का क्या मतलब है, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, एन पाई, सारों एन के लिए, सारे एन, कितना भी एन की वैल्यू रख दो, 2, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, इट विल ऑलवेज 0। तो साइन एन पाई इज 0। cos n pi is -1 to the power n, that means it alters between 1 and -1। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम n को 1 रखते हैं, cos pi is what, -1 to the power 1, -1 होता है। cos 2 pi 1 होता है, -1 to the power 2। तो डैट मीन्स अगर हम n को इवन रखेंगे तो इट इज़ 1, ऑड रखेंगे तो इट इज़ -1। तो डैट मीन्स cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये सारी वैल्यूज़ लेंगे -1, और cos 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सारी वैल्यूज़ लेंगे 1। तो cos n पाई की ये 2 ही वैल्यूज़ होती हैं। सेम sin n प्लस हाफ पाई, n को यहाँ पर रखना 0, तो sin पाई बाई 2 1, -1 टू द पावर 0 1, n को 1, sin 3 पाई बाई 2 -1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। बट cos n प्लस हाफ पाई इज 0। cos 90 का कोई भी मल्टीपल हो वो हमेशा वैल्यू 0 लेता है। नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में हमने क्या पढ़ा है अभी तक। अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन में x को रिप्लेस कर दे नेगेटिव ऑफ x से, अगर x को उसके नेगेटिव से रिप्लेस करने पे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स इफ f ऑफ -x रिमेन्स एज इट इज़ ऑफ fx, बिल्कुल सेम fx की तरह ही है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। कि हमने x को उसके नेगेटिव से रिप्लेस किया बट फंक्शन रिमेन्स एज इट इज़। जैसे एक्स स्क्वायर में अगर मैं x की जगह -x डाल दूंगी तो क्या होगा, -x का स्क्वायर, -x का स्क्वायर क्या होता है, अगेन इट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, तो सेम आ गया। तो ये इवन फंक्शन है। cos x क्या होता है, हम x की जगह क्या डाल देते हैं, माइनस ऑफ x, तो cos -x कितना होता है, cos -x cos x ही होता है। तो डैट मीन्स cos ऑफ -x इज cos x। तो cos x कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट sin स्क्वायर x। अब हमें पता है sin ऑफ -x sin x नहीं होता, उसका माइनस बाहर आ जाता है, बट हमने फंक्शन क्या कंसिडर किया है, हमने फंक्शन कंसिडर किया है स्क्वायर। तो स्क्वायर से जब हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो वो जो फंक्शन है वो फंक्शन माइनस बाहर आ जाएगा, बट स्क्वायरिंग की वजह से वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डैट मीन्स साइन स्क्वायर ऑफ -x फर्दर इक्वल टू साइन x। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवन फंक्शंस। तो ये तो थी हमारी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन। अब हम ग्राफिकली उस फंक्शन को क्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो एक इवन है या ऑड है। हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमने कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे हमने ड्रॉ किया y इज इक्वल टू mod x का। अब ये फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब ये देखो
वैसे तो अगर हम इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, तो ये क्या आ जाता है, वापस से मॉड x के इक्वल ही आ जाता है। मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड ऑफ x दोनों सेम चीज़ें हैं। तो थ्योरेटिकल इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा ये एक्सप्लेन हो गया कि मॉड x फंक्शन क्या है, वो एक इवन फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन एक इवन फंक्शन है। और अगर हम उसको ग्राफिकली देखें, ये मॉड x का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x। इसका ग्राफ ये जो ये y एक्सिस है, जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, बिल्कुल सेम सिमेट्री है इसकी अबाउट y एक्सिस। तो द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शंस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो डैट मीन्स अगर कोई फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो ये मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों डेफिनेशन है। मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या हो गई कि वो फंक्शन जो है उसको उसमें x को उसके नेगेटिव से रिप्लेस करें तो फंक्शन रिमेन्स सेम, फंक्शन एज इट इज रहना चाहिए। ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। बट और ग्राफिकल डेफिनेशन क्या हो गई, इफ वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन एंड दैट ग्राफ इज दैट पर्टिकुलर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर वो कर्व y एक्सिस के सिमेट्रिक आ जाए तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। और ग्राफ ड्रॉ करना हर फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैथमेटिकल डेफिनेशन ही यूज़फुल होती है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। हमें सिर्फ x को उसके नेगेटिव ऑफ x से रिप्लेस करना है। अगर वो वापस से f ऑफ x के इक्वल आ जाता है तो इवन है। अब इसकी अपोजिट, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी ऑड। ऑड कब कहेंगे, अगर नेगेटिव रिप्लेस करने के बाद वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। मतलब f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस f ऑफ x के इक्वल हो जाता है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन कहने का क्या मतलब हो गया हमारा, कि वो नेगेटिव रिप्लेस करने पे हम मैथमेटिकली उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि हम फंक्शन में अगर उसको नेगेटिव रिप्लेस कर रहे हैं इट विल बिकम द नेगेटिव ऑफ होल फंक्शन f of minus x. We will just replace x by its negative, and what we will get, we'll get replacement of function by the negative of the whole function. हमें पूरे फंक्शन का ही नेगेटिव मिल गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, ऑड फंक्शन। अब एग्जाम्पल की अगर हम देखें तो एक्स क्यूब में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूँ माइनस ऑफ एक्स से, सो व्हाट इज माइनस ऑफ एक्स का क्यूब, नेगेटिव एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज फंक्शन हो गया, फंक्शन का पूरा नेगेटिव हो गया। तो हो गई डेफिनेशन सेटिस्फाई कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो था वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो एक्स क्यूब हमारा कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। सेम है साइन एक्स में साइन ऑफ माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो ये हमारे के एग्जाम्पल्स हो गए, ऑड फंक्शंस के एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑड फंक्शंस होते हैं। The graph of odd functions is symmetrical about the origin. जैसे इवन फंक्शंस की एक डेफिनेशन थी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सेम यहाँ ऑड के लिए थी मैथमेटिकल डेफिनेशन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसकी डेफिनेशन क्या थी ग्राफिकल, कि इवन फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, ऑड फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। जैसे अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें, साइन का ग्राफ क्या होता है, ऐसे वेव्स जाती हैं इस तरीके से। अब ये ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक है ना, ओरिजिन के अलोंग जो फंक्शन ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ग्राफिकली दो डेफिनेशंस हो गई, अगर फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वो इवन होगा, अगर वो ओरिजिन के सिमेट्रिकल है तो वो ऑड होगा। अब इसको ज़रा लिंक करते हैं हम नंबर्स से लिंक करने का क्या मतलब है कि विल टॉक अबाउट इवन एंड ऑड नंबर। एवरी नंबर, कोई भी नंबर हम उठा रहे हैं, हमारे पास पूरा रियल सिस्टम है, हम उस पूरे रियल सिस्टम में से कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं। जैसे हमने उठा लिया 143, व्हाट इज इट, इवन और ऑड, दिस इज ऑड। 98, इवन। इज देयर एनी नंबर विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड, क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा हमें
जो ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है नंबर सिस्टम में। दैट मीन्स इन नंबर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, एवरी नंबर इज आइदर इवन और ऑड। हर एक नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, बट इन केस ऑफ फंक्शंस द थिंग इज नॉट लाइक दैट। फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। फंक्शंस में क्या होता है, आइदर फंक्शन इज इवन और फंक्शन इज ऑड or function is neither even nor odd. In fact, there are lot of functions which are neither even nor odd. For example, जैसे हमने एक फंक्शन कंसीडर किया, हमने फंक्शन क्या ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैंने जब इसको नेगेटिव एक्स से रिप्लेस किया तो दिस इज व्हाट, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है? इज दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स? नो। अगर हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है तो ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन को फेल कर गया कि फंक्शन में एक्स को उसके नेगेटिव से रिप्लेस किया तो फंक्शन के इक्वल नहीं आया। दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट इवन। नॉट इवन डजंट इम्प्लाई इट इज ऑड। लेट अस चेक। हमने इसको जब नेगेटिव से रिप्लेस किया, क्या ये माइनस कॉमन लेके क्या अब ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है? स्टिल नॉट। दैट मीन्स ये हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स को उसके नेगेटिव से रिप्लेस करने के बाद ना ही फंक्शन के इक्वल आया है और ना ही माइनस कॉमन लेने के बाद वो फंक्शन के इक्वल आया है। तो ये फंक्शन ना तो इवन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इट इज़ नॉट इवन, ना ही ऑड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इम्प्लाइज इट इज़ नॉट ऑड। सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? नाइदर इवन नॉर ऑड का। और इनफैक्ट दिस इज नॉट ओनली स्पेशल फंक्शन और वन फंक्शन, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो नाइदर इवन नॉर, इनफैक्ट there are majority of functions which are neither even nor odd. Hardly functions are even or odd. ठीक है, तो इवन और ऑड का कंसेप्ट था। अब इवन और ऑड का कंसेप्ट फोरियर सीरीज में कहाँ यूज़ होगा? कहीं भी ज़्यादा ये नहीं है, बस इंटीग्रेशन में इट विल हेल्पफुल। इंटीग्रेशन के लिए इवन और ऑड का कंसेप्ट यूज़ होता है। उसके लिए कुछ एक दो रिमार्क हैं। वो रिमार्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस और प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस इज इवन, while the product of an even function and an odd function is odd function। क्या कह रहा है ये रिमार्क? कि अगर हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों फंक्शंस इवन है, अगर दोनों फंक्शंस इवन है, इवन इंटू इवन, या दोनों फंक्शंस ऑड हैं, ऑड इंटू ऑड, दोनों फंक्शंस या तो इवन है या दोनों फंक्शंस ऑड हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक इवन फंक्शन आएगा। या तो दोनों फंक्शन इवन है या दोनों फंक्शन ऑड हैं, तो उनको प्रोडक्ट करने पे हमारा फंक्शन इवन आएगा। बट वाइल द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन, एक इवन हो गया एंड एन ओड, और एक ओड हो गया, तो उनकी प्रोडक्ट ऑड आएगी। डैट मीन्स एक ऑड हो गया और एक इवन हो गया, तो इनका जो कंक्लूजन होगा वो ऑड होगा। तो डैट मीन्स क्या कहता है ये रिजल्ट, कि दो इवन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आता है वो एक इवन फंक्शन होता है। दो ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट फंक्शन ऑड फंक्शन आता है। बट अगर हम एक इवन को और एक ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन आता है। तो ये इवन और ऑड का कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल है फोरियर सीरीज़ में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। काफ़ी इंटीग्रेशन वेनिश हो जाते हैं इसकी हेल्प से। जैसे हमारा ये एक दिमाग है छोटा सा, इंटीग्रेशन है -c to c fx dx। कीप इन माइंड लिमिट्स क्या है? -c to c। तो डैट मीन्स आपकी लिमिट्स कैसी होनी चाहिए? -π to π, -1 to 1, सेम होनी चाहिए। अपर और लोअर लिमिट सेम एंड अपोजिट इन साइन, तभी ये रूल वैलिड है, अदरवाइज ये रूल वैलिड नहीं है। अगर हमारी लिमिट्स हो गई 0 to 2π, तो 0 से 2π के लिए ये रूल वैलिड नहीं है। ये रूल वैलिड कहाँ है? -π से π में, -2π से 2π पे भी वैलिड है, -4 to 4, -2 to 2,
सिमेट्रिक होनी चाहिए लिमिट्स, अपर और लोअर लिमिट सेम एंड अपोजिट साइन की होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन हमारा वैलिड है, रूल वैलिड है। रूल क्या कहता है कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो डिपेंड करता है फंक्शन के नेचर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंक्शन का नेचर चेक करोगे, इट इज़ इवन और ऑड। अगर फंक्शन ऑड है तो सिंपली इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, हमें उस इंटीग्रेशन को सॉल्व भी नहीं करना। और अगर फंक्शन इवन है तो हम इसे सॉल्व करें या हम इसे सॉल्व करें, व्हाट इज़ दिस, हमने लिमिट्स कर दी 0 to c और डबल हो गया इंटीग्रेशन, तो हम इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। सेम है बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाइज ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। तो क्या कहता है ये रूल कि अगर फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन ज़ीरो, बट इन केस ऑफ -c to c ओनली, -π to π, -1 to 1, इसके अलावा कोई टाइप का इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो अगर फंक्शन ऑड है और लिमिट्स इस टाइप की हैं -c to c टाइप की, तो ऑड होते ही इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और अगर फंक्शन इवन है तो हम उसमें उसको डबल कर देंगे। बट व्हाट अबाउट इफ फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, हमारे पास ऑड और इवन के लिए तो कंसेप्ट हो गया, ऑड के लिए होगी वैल्यू ज़ीरो, इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, लिमिट 0 to c हो के डबल हो गया। बट अगर यही फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड के कंसेप्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, हमें उस इंटीग्रेशन को प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के कंसेप्ट लगा के। तो ये टॉपिक था इवन और ऑड फंक्शंस का। तो इवन और ऑड फंक्शंस का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सीरीज़, कोसाइन एंड साइन सीरीज़, इनफैक्ट फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ में काफ़ी हमारे पास फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन बहुत होगा क्वेश्चंस में, तो उन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये छोटे छोटे जो रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क ही थे सारे, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट इट विल हेल्पफुल, इनके बिना फोरियर सीरीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे होता है इंट्रोडक्शन, तो ये इंट्रोडक्शन था कि हम फोरियर सीरीज़ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसे सॉल्व करने के लिए हमने कुछ रिजल्ट्स यूज़ किए थे। बेसिकली इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के ऊपर कमांड है, तो फोरियर सीरीज़ इज़ टू मच ईजी। तो ये फॉर्मूला था हमारा, तो वही हो गया। अगर फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया तो हमें उसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर यही फंक्शन ऑड और इवन के कंसेप्ट में आ गया तो हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। सो विद दिस आवर इंट्रोडक्शन इज ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिराइव द फॉर्मूलाज फॉर फोरियर कोफिशिएंट्स। थैंक यू।